Hello students, in the previous video we have discussed about the land of Indus and the medieval ages. In this video we will discuss about the rest of the chapter. So let's start. Sources of the medieval period. मध्यकाल का जो युग था उसके सोर्सेस क्या थे, उसके स्रोत क्या थे, हमको कैसे पता चला कि ये medieval पीरियड है. सो लेट्स स्टार्ट. Medieval Indian history is more familiar to us. Medieval Indian history यानी मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है, हम उसके बारे में ज़्यादा परिचित हैं, ज़्यादा फैमिलियर हैं. बिकॉज क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स ऑफ आवर प्रेजेंट सोसाइटी, लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा कैन बी ट्रेस्ड बैक टू दिस पीरियड. क्योंकि हमारी जो आज की सोसाइटी है, जो हमारा आज का समाज है, जो आज का जीवन शैली है, आज की जो हमारी, वो उसकी मदद से हम इस काल के बारे में जान सकते हैं, इस काल को पहचान सकते हैं. वी कैन रिकन्स्ट्रक्ट द मिडिवल पीरियड. हम दोबारा से मध्यकाल का निर्माण कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सोर्सेस, उन स्रोतों के माध्यम से दैट हैव सर्वाइव्ड, जो हमको मिले थे, टू गेट अ क्लियर पिक्चर, जिसके हिसाब से, जिसकी वजह से हमको एक और साफ छवि नज़र आएगी कि मध्यकाल कैसा था. इट स्पेशली हैज़ अ लॉट ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स. इस काल की जो प्रमुख बात है वो ये है कि इस काल में बहुत से रिटन रिकॉर्ड्स से, बहुत से लिखित दस्तावेज हमको मिले, विच गिव्स अस अ बेटर इंसाइट, जिसकी वजह से हमको एक अच्छा दृश्य देखने को मिलता है इस काल के बारे में, और ज़्यादा पता चलता है एज़ कम्पेयर टू द एंशिएंट पीरियड. और प्राचीन काल की तुलना में हमको मिडिवल पीरियड के बारे में जानने में ज़्यादा सुगमता होती है, ज़्यादा आसानी होती है. किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर रिटन रिकॉर्ड्स ज़्यादा थे. तो हमको ये पता चला कि मध्यकाल जो युग था, जो मध्यकाल का समय था, वो एंशिएंट पीरियड से बहुत डिफरेंट था, प्राचीन काल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था. सो लेट्स डिस्कस व्हाट वर द sources of medieval period. First sources was literary sources. Literary मतलब साहित्यिक. लिटरेचर मीन्स होता है साहित्य, एंड लिटरेरी मीन्स साहित्यिक. साहित्यिक स्रोत मिले. कौन कौन से साहित्यिक स्रोत थे, या फिर साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस काल में अचानक से जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे, यानी जो लिखित दस्तावेज थे, वो बढ़ गए. सिंस पेपर वॉज चीपर एंड मोर ईजीली अवेलेबल, क्योंकि कागज़ वो सस्ता था और आसानी से उपलब्ध था. पीपुल यूज्ड इट टू राइट. लोग इसको लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे. क्या क्या लिखते थे? होली टेक्स्ट, वो अपने पवित्र जो शब्द होते थे, जो पवित्र बातें होती थी, वो लिखते थे. क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस. वो लिखते थे क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, राजाओं द्वारा कही गई जो बातें होती थी, जो आदेश होते थे, वो लिखते थे. पत्र लिखते थे. संतों द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी वो थी. याचिकाएं होती थी. पिटिशंस मीन्स याचिका होती है, जो अर्जी डाली जाती है. जुडिशियल रिकॉर्ड्स होते थे, न्यायिक दस्तावेज होते थे. और खाते और करों के रजिस्टर्स होते थे. These literary sources ranged from chronicles of court historians, और इन साहित्यिक स्रोतों ने इतिहासकारों को और ज़्यादा तवज्जो दे दी. इतिहासकारों ने इसका और ज़्यादा उपयोग किया, जो हमको देखने को मिला. कहाँ कहाँ देखने को मिला? बायोग्राफीज़ में मिला. हमको बायोग्राफीज़ में ये देखने को मिला, और ऑटोबायोग्राफीज़ में देखने को मिला. बायोग्राफीज़ मीन्स जीवनी,
ऑटोबायोग्राफीज मीन्स आत्मकथाएं, आत्मकथाएं जैसे बाबरनामा, जहांगीरनामा एट्सेट्रा। टू ट्रेवलॉग्स ऑफ ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स मीन्स यात्री, और ट्रेवलॉग्स मीन्स होता है यात्रा व्रत। ट्रेवलॉग्स मीन्स यात्रा व्रत मतलब वो वृत्तांत जो यात्री फील करते हैं उस यात्रा के दौरान, उसको जब आप रिटन रिकॉर्ड के रूप में देखते हैं तो उसको ट्रेवलॉग्स कहा जाता है। तो ट्रेवलर्स ने जो ट्रेवलॉग्स लिखे थे, जो यात्रा व्रत लिखे थे, उनमें कौन कौन से ट्रेवलर्स थे? मेगस्थनीज थे, ह्वेनसांग थे और फायान थे। तो ये कुछ यात्री थे जिन्होंने यात्रा व्रत लिखा। यानी हमारे पास इतना सारा लिटरेरी सोर्स हमको मिल चुका था जिससे हम ये आसानी से पता कर पाए कि ये मध्यकाल की ही बातें हैं। नेक्स्ट, दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब पुरातत्व स्रोत। हमको खुदाई के दौरान ज़मीन से क्या क्या चीज़ें ऐसी मिली जिससे हमको पता चला कि ये मध्यकाल की चीज़ें हैं। फ्रॉम द अमंगस्ट archaeological sources like on coins, pottery, weapons, sculpture, inscriptions, etc. We get a lot of information from inscriptions which became a major source of evidence in this period. इस काल में जो हमको एविडेंस मिलते हैं, जो हमको सबूत मिलते हैं, तो वो उन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, उन पुरातात्विक स्रोतों में हमको मिला। सिक्के मिले, पॉटरी मीन्स बर्तन मिले, वेपन हथियार मिले, स्कल्पचर यानी मूर्तियाँ मिली, मूर्ति कला के कुछ नमूने मिले, इंस्क्रिप्शंस मीन्स शिलालेख मिले। और इनकी मदद से, इन इंस्क्रिप्शंस की मदद से, शिलालेख से हमको और ज़्यादा मदद मिली इस काल को जानने में। दे वर रिटेन ऑन कॉपर प्लेट्स, और ये जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, जो शिलालेख होते थे, वो तांबे की प्लेट पर लिखे होते थे। एंड वर वाइडली फाउंड इन टेम्पल्स एंड विलेजेस, और ये जो शिलालेख होते थे ये बहुत बड़ी मात्रा में, वाइडली मीन्स बहुत बड़ी मात्रा में, गाँवों में और मंदिरों में पाए गए। दे रिकॉर्डेड इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इन शिलालेखों में क्या क्या होता था? महत्वपूर्ण घटनाएं होती थी। एंड प्रोवाइडेज अस एन अकाउंट ऑफ डेट्स, और इसकी वजह से हमको उन तारीख के बारे में भी पता चला। नेम्स ऑफ किंग्स, राजाओं के नाम पता चले। सिमिलरली मोनूमेंट्स, और मोनूमेंट्स मीन्स इमारतें, इसी तरह से हमको इमारतें भी पता चली। एंड स्ट्रक्चर बोर विटनेस टू आर्टिस्टिक स्किल, और वो स्ट्रक्चर, वो ढांचे भी हमको पता चले। बोर विटनेस, बोर विटनेस मतलब ऐसे साक्ष्य जो ज़मीन में दबे हुए थे, जिसकी वजह से हमको उनकी आर्टिस्टिक स्किल के बारे में पता चला, क्राफ्टमैनशिप के बारे में पता चला। वाइल पेंटिंग्स डेपिक्ट द प्रिवेलेंट कल्चर, और जो चित्रकला थी उसके बारे में हमको पता चलता है कि उसका संस्कृति वहाँ की कैसी थी, वहाँ की लाइफ स्टाइल, जो वहाँ की ज़िंदगी थी, जीने का उनका अंदाज़ था वो कैसा था, वहाँ का समाज कैसा था, और उनके जो रिलीजन प्रैक्टिसेस थे, जो उनकी धार्मिक जो क्रियाएं थीं वो कैसी चलती थी, वो हमको आर्टिस्टिक स्किल्स के थ्रू पता चला। इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इमर्जेंस का मतलब होता है उदय होना। किस चीज़ का उदय हुआ? नए सामाजिक और राजनीतिक ढांचों का उदय। द पीरियड वॉज अ ट्रांजिशन पीरियड, ये जो काल था वो ट्रांजिशन यानी एक बदलाव का काल था, एक परिवर्तन का काल था। दैट सॉ अ सर्ज इन डेवलपमेंट इन ऑल फील्ड्स, स्पेशली एज ट्रेवल एंड ट्रेड ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर। ये बदलाव जो हुए वो ऑल फील्ड्स यानी हर फील्ड में हुए, हर क्षेत्र में बदलाव हुए, और मुख्य रूप से बदलाव हुए ट्रैवल के क्षेत्र में और ट्रेडिंग के क्षेत्र में, जिसकी वजह से दुनिया के ज़्यादा नज़दीक आ पाए ये सभ्यता, ये काल
दुनिया को अपने ज़्यादा करीब ला पाई एंड एक्सेलरेटेड द एक्सचेंज एंड फ्यूज़न ऑफ लाइफ स्टाइल, कल्चर एंड सोसाइटी। और इन्होंने बदलाव लिया जब इन्होंने एक्सचेंज किया और फ्यूज़न यानी उस बदलाव को और तेज़ किया। और वो बदलाव किन चीज़ों में था? वो लाइफ स्टाइल में था, वो कल्चर में था और सोसाइटी में था, यानी उनकी जीवन शैली, उनकी संस्कृति और उनके समाज, इन तीनों में बहुत तेज़ी से बदलाव आया। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, और मोबिलिटी मीन्स गतिशीलता। और ये जो काल था वो गतिशीलता का था, यानी और ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था, विच गेव राइज टू अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, जिसकी वजह से हमें मल्टी कल्चरल यानी ऐसे समाज का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे समाज का उदय हुआ जहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की सोसाइटीज़ रहती थी, अलग अलग तरह का समाज रहता था। फॉर अ पीरियड दैट हैज़ कम टू बी so strongly associated with the Islamic influence and rule in India, और for a period इस काल में और इस समय के लिए जो ये समय आ चुका था, इसने स्ट्रांगली एसोसिएट किया है, यानी ये साथ साथ लेकर चला विद द इस्लामिक इन्फ्लुएंस, इस्लामिक जो महत्वता थी, जो इन्फ्लुएंस था वो लेके चला, एंड रूल इन इंडिया, और इसकी वजह से भारत पर इन्होंने राज किया। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री वेंट फॉर ऑलमोस्ट 3 होल सेंचुरीज़, और मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास था ये लगभग 300 सालों तक इन्होंने राज किया अंडर द सो कॉल्ड इंडिजीनस रूलर्स। इंडिजीनस मीन्स स्वदेशी। और इन्होंने जो राज किया वो किन पर किया? जो स्वदेशी शासक थे उन पर किया। दैट इंक्लूडेड द चालुक्याज, द पल्लवाज एंड पांड्याज, द राष्ट्रकूटाज फॉलोड बाई मुस्लिम रूलर्स। और इस काल में हमको क्या क्या देखने को मिला? चालुक्य वंश, पल्लव वंश, पांड्य वंश, राष्ट्रकूट, और इसके साथ साथ हमें और मुस्लिम शासकों के बारे में भी पता चला। एंड फाइनली द मुग़ल एम्पायर, और इस काल के सबसे अंत में आया मुग़ल साम्राज्य। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी टू इमर्ज इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी, और वो सबसे ख़ास जो वंश था, महत्वपूर्ण वंश था, जो 9वीं शताब्दी में जिसका इमर्ज हुआ, जिसका विकास हुआ, जिसका उदय हुआ, वो थे द चोलाज। चोल वंश था वो। हु सब्जिगेटेड मतलब जिन्होंने आक्रमण किया था, जिन पर आक्रमण किया लार्ज एरियाज ऑफ पेनिनसुला का जो बड़ा सा क्षेत्र था वहाँ पर, एंड डिवाइज देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और उन्होंने अपना स्वयं का प्रशासन जमाया और स्वयं की जो कृषि कार्य थे वो विकसित किए। द राजपूत्स इमर्ज्ड टू द पावर इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। राजपूत जो थे उन्होंने अपनी ताकत नॉर्दर्न यानी उत्तरी, एंड वेस्टर्न और पश्चिमी भारत पर लगाया। मोर जनरली अ क्लास ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड द क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, और जो राजपूत थे इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय जाति का बताया, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो लोग होते थे वो वॉरियर्स होते थे, यानी लड़ाई करने वाले होते थे। द मराठाज, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थ, अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज, और मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ जो थे, जिन्होंने अपने आप को स्क्राइब्स बताया, लेखा जोखा रखने वालों को बताया, और सहायक बताया, सेक्रेटरीज बताया, वर अदर सोशल ग्रुप्स दैट आल्सो यूज द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ देयर एडवांटेज, जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इस काल में ट्रांजिशन किया, बदलाव किया। देन केम द रीन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और फिर साम्राज्य आता है दिल्ली सल्तनत का,
फ्रॉम 1206 सेंचुरी ईरा टू 1526 सेंचुरी ईरा, यानी दिल्ली सल्तनत का जो काल था वो 1206 ईसा पूर्व से 1526 ईसा पूर्व तक रहा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल के दौरान ओवर 300 ईयर्स यानी 300 सालों तक 5 डायनेस्टीज रूल्ड इन दिल्ली। लगभग कितने 5 डायनेस्टीज़ ने, 5 वंश ने दिल्ली पर राज किया। वो वंश कौन कौन से थे? दीज वर द स्लेव और ममलूक डायनेस्टी, ये थे स्लेव और ममलूक यानी दास या फिर गुलाम वंश। खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। द सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। एंड द लोधी डायनेस्टी, और सबसे अंत में लोधी डायनेस्टी यानी लोधी वंश था। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन मीन्स धर्म और स्पिरिचुअलिटी मीन्स आध्यात्मिकता, यानी धर्म और आध्यात्मिकता का मध्यकालीन इतिहास में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वता है, ये देखते हैं। द मिडिवल पीरियड सॉ मेजर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स। मध्यकाल ने बहुत सारे धार्मिक और आध्यात्मिक परिवर्तन देखे, आध्यात्मिक बदलाव देखे, जो कौन कौन से थे? लाइक द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, जिनमें से भक्ति और सूफी आंदोलन थे। अलॉन्ग साइड द वर्शिप, और इन आंदोलनों में वर्शिप यानी पूजा करते थे। द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज़, डेटीज़ मीन्स देवताएं, जो इसमें नए देवताओं की पूजा के साथ साथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर, इसमें मंदिरों का निर्माण भी और धार्मिक जो ढांचा था उसका भी निर्माण मुख्य रूप से किया गया। द भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज़्म, भक्ति आंदोलन और सूफिज़्म, सूफिज़्म मीन्स सूफीवाद में फंडामेंटली एम्फेसाइज्ड ऑन द लिबरलिज्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड फेथ। भक्ति आंदोलन और सूफीवाद, इन दोनों ने मौलिकता से, फंडामेंटली मीन्स मौलिकता से, एम्फेसाइज्ड मीन्स जोर दिया, ऑन लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मीन्स होता है उदारवाद यानी स्वतंत्रवाद, जिसको आप कह सकते हैं, यानी आप अपने विचारों को स्वतंत्रता से प्रकट कर सकते हैं। ऑफ स्पिरिचुअलिटी, किस क्षेत्र में वो विचार थे? स्पिरिचुअलिटी में थे, यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आपके विचार स्वतंत्रता से आपको रखने की इजाज़त अगर दी गई है तो उसको कहेंगे लिबरलिज्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड फेथ, और आस्था, यानी आप किसी भी ईश्वर में, किसी भी धर्म में आस्था रखने के लिए स्वतंत्र हैं, दैट इज़ लिबरलिज्म। प्रीज्ड इक्वलिटी, समानता का भाव, एंड बिकेम मेजर मूवमेंट्स ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, और इन्होंने बहुत से सामाजिक और धार्मिक बदलाव भी किए। द मिडिवल पीरियड ऑल्सो मार्क द अराइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। मध्यकाल में भारत में इस्लाम का आगमन भी मुख्य रूप से जाना जाता है, और इस्लाम के साथ साथ क्या क्या यहाँ पर आया? इस्लामिक कल्चर आया, यानी इस्लामिक संस्कृति आई, खाना आया, जीवन शैली आई, एंड आर्किटेक्चर अमंग अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ों के साथ साथ वहाँ पर आर्किटेक्चर भी आया, विच केम अलॉन्ग विद द फॉरेन इन्वेडर्स एंड रूलर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और ये कहाँ से आया? ये मध्य एशिया से आया। किन के माध्यम से आया? ये फॉरेन इन्वेडर्स यानी जो विदेशी आक्रमणकारी थे, इन्वेडर्स मीन्स आक्रमणकारी, एंड रूलर्स और शासक, यानी विदेशी जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, और जो शासक थे जो मध्य एशिया से आए थे, उनके द्वारा ये सब चीज़ें लाई गई। इनिशियली, शुरू में, इट वाज द मिशनरीज़। शुरू में ये कौन थे? मिशनरीज़ थे। मिशनरीज़ में यानी धर्म प्रचारक थे, अपने धर्म का प्रचार करने वाले थे। माइग्रेंट्स थे, माइग्रेंट्स मतलब प्रवासी थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले थे। एंड मर्चेंट्स, और कौन थे?
मर्चेंट्स थे दैट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ कुरान टू इंडिया, जिन्होंने भारत में कुरान की जो टीचिंग्स थी, कुरान की जो शिक्षा थी, वो लेके आए इन द 17th सेंचुरी। और ये शिक्षा कब लाए? 17वीं शताब्दी में लेके आए। एंड फैसिलिटेटेड कल्चरल एंड रिलीजियस एक्सचेंज, और इन्होंने बढ़ावा दिया सांस्कृतिक और धार्मिक बदलावों पर, विच लेटर बिकेम पॉपुलर अंडर इस्लामिक रूलर्स इन इंडिया, जो बाद में भारत में जो इस्लामिक रूलर्स थे, जो इस्लामिक शासक थे, उनके बीच में ये बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत फेमस हो गया। It is important to note that the sultans of Delhi and the Mughals were tolerant towards different religions, especially Hinduism, even though they were followers of Islam। और ये जो बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने वाली है, नोट करने वाली है कि दिल्ली के जो सुल्तान थे और जो मुग़ल्स थे वो टॉलरेंट थे। टॉलरेंट मतलब वो सहनीय थे, वो बर्दाश्त करते थे इन चीज़ों को। बर्दाश्त करने का मतलब यहाँ पर ये सेंस है कि वो एक्सेप्ट करते थे उन चीज़ों को भी। किन चीज़ों को? डिफरेंट रिलीजन, वो दूसरे धर्मों को, स्पेशली हिंदुज़म, मुख्य रूप से हिंदूवाद को उन्होंने टॉलरेंट किया। मतलब बढ़ावा देना तो आप नहीं कह सकते, लेकिन इस्लामिक, जैसा कि कहा गया है, इवन दो देवर फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, क्योंकि वो इस्लाम के फॉलोअर्स थे, इस्लाम को मानने वाले थे, इसके बावजूद उन्होंने मुख्य रूप से हिंदूवाद को अलग नहीं माना, क्योंकि वो धर्म अलग था, फिर भी उन्होंने जोर नहीं दिया। दिस लीड टू द फ्यूज़न ऑफ इंडो इस्लामिक कल्चर, और इसकी वजह से भारत में इंडो इस्लामिक संस्कृति का उदय हुआ, विच ग्रेटली एनरिच्ड द कल्चरल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी एट द टाइम एंड द ईयर्स टू कम। और वक्त के साथ ऐसे समाज का उदय हुआ जिसमें दोनों तरह की सभ्यताएं एक साथ पर सालों तक मिलकर रहीं। These 1000 years witnessed, और ये हज़ारों साल इस बात का प्रमाण है, साक्ष्य हैं, कंसीडरेबल चेंजेस, इस तरह के बदलावों का, विद सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द अर्ली एंड लेट मिडविल पीरियड। यानी ये जो हज़ारों साल हैं, इनसे हमको ये प्रमाण प्राप्त होता है कि कितने महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे, और इन बदलावों की वजह से अर्ली मिडविल पीरियड और लेट मिडविल पीरियड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण अंतर है, ये भी हमको पता चला। इट thus makes it difficult and problematic to categorize the period as a uniform historical unit, though it remains quite distinct in comparison to the ancient and the modern periods। और इस वजह से ये बहुत मुश्किल है और कठिन है। डिफ़िकल्ट मीन्स कठिन है, एंड प्रॉब्लमेटिक बहुत मुश्किल है टू कैटेगराइज करना, यानी उस काल को अलग अलग विभाजित करना इतिहास के तौर पर। क्यों मुश्किल है और कठिन है? लेकिन फिर भी जब हम इसकी तुलना करते हैं, किससे तुलना करते हैं? प्राचीन काल से और आधुनिक काल से, तो हमें मिडविल जो पीरियड है उसके बारे में अलग ही पता चल जाता है। उसके बारे में हम जान जाते हैं कि ये जो सभ्यता है ये प्राचीन काल से और आधुनिक काल से बहुत अलग है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल के दौरान, द सोसाइटीज़ एंड द इकोनॉमीज़, जो सभ्यताएं थीं, जो समाज था और जो आर्थिक स्थिति थी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप की यानी कि इंडिया की, गॉट ट्रांसफॉर्म्ड, वो अब बदल चुकी थी, एंड रीच्ड अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी,
और एक प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि, और समृद्धि के एक स्तर पर पहुंच गई थी दैट अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, जिसकी वजह से ये यूरोप की जो ट्रेडिंग कंपनियां थीं, जिनमें से एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आप बाद में पढ़ेंगे, उनको अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहीं। सो हियर वी फिनिश द फर्स्ट चैप्टर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।